अभी 2 पार्टों में हमने फूल गोभी की खेती पढ़ा था। फूल गोभी का बीज उत्पादन, आज हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, फूल गोभी एक परसेचित यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, फसल है, और इसमें परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है। इसलिए यदि पास में कोई अन्य किस्म की गोभी की फसल है तो उससे परागण हो जाता है, और इस प्रकार जो किस्म की शुद्धता रहती है वो खराब हो जाती है। उच्च कोटि के और आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए बीज की फसल फूल गोभी की अन्य फसलों या सरसों कुल की जो अन्य फसलें होती हैं उनसे, जैसे पात गोभी, गांठ गोभी, इनसे पृथक्करण दूरी कम से कम 1000 मीटर होनी चाहिए। फूल गोभी की अगेती, पछेती, मध्यम का बीज उत्पादन, अगेती और मध्यम मौसमी फसलों का जो बीज उत्पादन है वो मैदानी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है, किंतु पछेती किस्मों जैसे स्नोबॉल आदि के बीज उत्पादन के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अतः इनका बीज उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों में ही किया जाता है। इन किस्मों के बीज उत्पादन के लिए आदर्श जो स्थान है वह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में कटराइन और उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा ये क्षेत्र है। फूल गोभी का उत्पादन 2 विधियों से किया जाता है। पहला तो है फूल से बीज बनाना। इस विधि में जब फूल गोभी के खेत में फूल पूर्णतया बन जाता है तो अच्छे फूलों वाले पौधों को मिट्टी सहित उखाड़कर किसी दूसरे स्थान पर 75 × 75 सेंटीमीटर की दूरी पर उनकी रुपाई कर देते हैं। यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 75 सेंटीमीटर रख करके दूसरे स्थान पर इनको रोप देते हैं। पुष्पीय अंगों के बढ़ने से पूर्व ही फूल के बीच का जो थोड़ा सा भाग होता है उसको निकाल देते हैं। इसी स्थान से बाद में शाखाएं निकलती हैं और इन पर वास्तविक फूल और पत्तियां बनती हैं। इस विधि से जब हम बीज उत्पादन करते हैं तो उसमें खर्च बहुत आता है और बीज भी कम मात्रा में बनता है। इस विधि को छोटे पैमाने पर बीज उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी विधि है बीज से बीज बनाना। इस विधि में फूल गोभी के पौधों को खेत में अपनी ही जगह पर फूलने और बीज बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। खेत की आवश्यकता अनुसार सिंचाई, निराई, गुड़ाई ये सारी क्रियाएं करते हैं। बाद में इन्हीं फूलों पर शाखाएं निकलती हैं जिन पर फूल और पत्तियां बनती हैं, और जब ये फलियां करीब करीब 70% फलियां जब पक करके पीली पड़ जाती हैं तो फलियों वाली शाखाओं को काट लेते हैं और उनको किसी तिरपाल पर या फर्श के ऊपर 5 से 6 दिन तक धूप में अच्छी प्रकार ठीक प्रकार से उसको सुखा लेते हैं। इसके बाद मड़ाई करके बीजों को अलग कर लेते हैं। बीजों को साफ करके फिर
3 से 4 दिन उसको धूप में ठीक प्रकार से रख करके सुखाते हैं, ताकि बीजों के अंदर 7% से कम नमी रहे। 1 हेक्टेयर खेत से लगभग 3 से 5 क्विंटल बीज प्राप्त होता है। यह विधि बड़े पैमाने पर बीज के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। इस विधि में खर्च भी कम आता है और पैदावार भी अधिक मिलती है, और बीज का जो आकार होता है वह भी कुछ बड़ा होता है। उच्च कोटि का तथा उसी किस्म का शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए बीज की फसल से अवांछित पौधों को निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। इस काम को हम 3 अवस्थाओं में करते हैं। पहला है फूल बनने के पहले। यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था में पौधों के बाहरी लक्षणों, रोमिलता और उनके रंग रूप के आधार पर जो अवांछित पौधे होते हैं उनको पहचाना जा सकता है, और पहचान करके उनको बाहर निकाल देते हैं। दूसरा है फूल बनते समय। जिस पौधे पर या तो बहुत पहले या बहुत देर से फूल बने, अथवा उगाई गई जो किस्म है उससे रंग में फर्क महसूस हो, दिखे, तो ऐसे पौधों को निकाल करके फेंक देना चाहिए। तीसरा है फूल आते समय। जिस पौधे पर या तो पहले फूल आ जाए या फूलों का रंग अन्य फूलों से अलग हो, या पहले या देर में फूल आए, ऐसे पौधों को भी तुरंत निकाल देना चाहिए, और इस प्रकार से शुद्ध फूल गोभी का बीज हमको प्राप्त होता है। फूल गोभी की खेती समाप्त होती है। यहाँ से फूल गोभी वर्गीय फसलों की जो दूसरी तरकारी है वह है पात गोभी या कैवेज। इसका वानस्पतिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा है। कुल इसका भी ब्रेसी केसी है। पात गोभी को बंद गोभी, करम कल्ला और बंदा के नाम से भी पुकारते हैं। यह रबी के ऋतु की तरकारी है, जिसमें बहुत से कोमल पत्ते मिल करके पात गोभी का फूल बनाते हैं। इन पत्तों का बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट साग बनता है। आलू और मटर के साथ मिलाकर पात गोभी का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। पात गोभी में अनेक पौष्टिक तत्व होते हैं। पात गोभी के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B1 भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन विटामिन ए पात गोभी में कम मिलता है। पात गोभी में विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। पात गोभी का जो साग है वो बहुमूत्र रोगियों को बहुत ही लाभकारी होता है। इसका असर ठंडा होता है। चूँकि इसमें रेशे बहुत होते हैं, इसलिए यह कब्ज को रोकती है, भूख को बढ़ाती है और पाचन क्रिया को ठीक रखती है। रेशे अधिक होने के कारण आंतों की सफाई भी करती है। पात गोभी की उन्नत प्रजातियां, जिनको प्रायः भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश में उगाते हैं,
उसमें कुछ प्रचलित प्रजातियों के बारे में हम बताते हैं। इसमें भी अगेती और पछेती दो प्रजातियां हैं। अगेती किस्मों में पूसा मुक्ता, प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड, कोपेनहेगन मार्केट, ये सब प्रजातियां हैं। पूसा मुक्ता पात गोभी की अगेती प्रजाति है। इसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। यह गोभी 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। इसके फूल जो होते हैं वो गोल और मध्यम आकार के और ठोस होते हैं। प्राइड ऑफ इंडिया भी अगेती किस्म है। इसका हेड जो होता है फूल का वो भी गोल और मध्यम आकार का होता है। इसकी उपज 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। यह भी 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। सितंबर महीने में इसकी बुआई करते हैं। गोल्डन एकर यह भी एक अगेती प्रजाति है जिसका फूल ठोस मध्यम आकार का और गोल होता है। इस फूल के चारों तरफ कुछ प्याले के आकार की पत्तियां होती हैं। इसके बीज बोने का जो उचित समय है वो अगस्त का महीना होता है। अगस्त के दूसरे पखवाड़े से लेकर सितंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। इसका तना छोटा होता है। इसके फूल का औसत वजन 700 से 750 ग्राम तक होता है। इसकी भी औसत उपज 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ऐसे ही अर्ली ड्रम हेड और कोपेनहेगन मार्केट ये अगेती प्रजातियां हैं। पछेती प्रजातियों में लेट ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड और पछेती एक, रेड केवेस, ग्रीन एक्सप्रेस, बीजो शीतल 32, श्री गणेश गोल, नाथ लक्ष्मी 401 इत्यादि प्रजातियां हैं। इनकी औसत उपज 250 से 325 क्विंटल तक होती है। इन सब की पछेती किस्मों की उपज अगेती किस्मों की उपज ज़्यादा होती है। पात गोभी का जन्म स्थान यानी उद्भव, अक्सर इस पे प्रश्न आते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों में इनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पात गोभी का जन्म स्थान पश्चिमी यूरोप या भूमध्य सागर का निकटवर्ती क्षेत्र है, क्योंकि यह पौधा मूलतः इंग्लैंड के समुद्री किनारे पर जंगली अवस्था में उगता हुआ पाया गया है। डेनमार्क के जो समुद्री किनारे हैं और फ्रांस के उत्तरी पूर्वी भाग और ग्रीस से लेकर के ग्रेट ब्रिटेन तक अनेक स्थानों पर पात गोभी के पौधे जंगली अवस्था में उगते हुए पाए जाते हैं। मिस्र के जो निवासी हैं वो पात गोभी को बहुत ही पवित्र मानते हैं। आधुनिक काल में संसार के अनेक देशों में पात गोभी की खेती होती है। हमारे देश में यह 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल से आई थी। धीरे धीरे यह भारतवर्ष में चारों ओर फैल गई और हमारे प्रदेश में आज प्रायः हर स्थान पर पात गोभी की खेती होती है। पात गोभी की जलवायु, किस प्रकार की जलवायु में पात गोभी की सर्वाधिक उपज प्राप्त की जा सकती है? हम जानते हैं जाड़े के मौसम में पात गोभी खाने को मिलती है सबको।
यानी कि पात गोभी शीतोष्ण और नम जलवायु का पौधा है। इसको ओले और पानी से भारी क्षति पहुंचती है। आकाश में बादल होने पर पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। ताप में अगर वृद्धि हो जाए तो पात गोभी के गुणों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चूँकि यह ठंडे देश का पौधा है, इसलिए ठंडी जलवायु ही यह पसंद करता है। लेकिन यह फसल अपेक्षाकृत नम जलवायु चाहती है। अतः पात गोभी की फसल के लिए ठंडा और नमी युक्त मौसम का होना आवश्यक है। गर्मी के कारण इस फसल की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसकी क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। पात गोभी की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है, किस प्रकार की मिट्टी में यह अच्छी फसल अच्छा उत्पादन देती है। तो फूल गोभी के समान पात गोभी के लिए भी दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। लेकिन बलुई मिट्टी से लेकर के मृत्तिका दोमट तक में पात गोभी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। जहाँ तक संभव हो शीघ्र पकने वाली जो जातियाँ हैं इनको बलुई दोमट में उगाना चाहिए और देर से पकने वाली जातियों को मृत्तिका दोमट में उगाना चाहिए। भूमि से पानी के निकास का प्रबंध ठीक प्रकार से करना चाहिए। भूमि की तैयारी के लिए चूँकि फूल गोभी के समान ही पात गोभी की भी भूमि की तैयारी करते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि कम से कम खेत को एक बार मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई कम से कम 20 सेंटीमीटर गहरी करना चाहिए और उसके बाद 5 से 6 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना आवश्यक होता है, जिससे कि भूमि भुरभुरी और समतल हो जाए, ढेले न रहें खेत में। बुआई के लिए पात गोभी की अगेती किस्मों की बुआई नर्सरी में अगस्त महीने में के दूसरे सप्ताह से लेकर सितंबर के अंत तक की जाती है। पछेती किस्मों की बुआई सितंबर से अक्टूबर के महीने में नर्सरी में करना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में सब्जी का उत्पादन करने के लिए पात गोभी को नर्सरी में मार्च से जून तक और बीज उत्पादन के लिए जुलाई से अगस्त महीने तक बुआई करते हैं। अगेती किस्मों की 1 हेक्टेयर में रुपाई करने के लिए 600 से 700 ग्राम बीज की पौध पर्याप्त रहती है। पछेती किस्मों के लिए 375 से 400 ग्राम बीज का पौधा 1 हेक्टेयर की रुपाई के लिए पर्याप्त रहता है। चूँकि अगेती जो फसल होती है उन किस्मों को पौध तैयार जब हम करते हैं उस समय तापमान अधिक और धूप तेज रहती है, जिसके कारण कुछ पौधे मर जाते हैं। इसलिए इसमें बीज की मात्रा को थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसके लिए रुपाई के लिए पौध कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। हमेशा पात गोभी की पौध या नर्सरी तैयार करने के लिए
ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर पौधशाला खुले और धूप वाले स्थान पर हो, सिंचाई का जो साधन हो वह निकट हो। साधारणतया 1 हेक्टेयर खेत की रुपाई के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में तैयार की गई पौध पर्याप्त रहती है। पौधशाला की जो भूमि होती है उसको ठीक प्रकार से खुदाई करके, जुताई करके, उसकी खरपतवार निकाल करके उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद को मिलाना चाहिए। भूमि को समतल करने के बाद उसमें 1 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी क्यारियां बनाई जाती हैं। ध्यान रखते हैं कि क्यारियां भूमि से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, और 2 क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली ही बनानी चाहिए, जिससे कि वर्षा का जो फालतू पानी है उसको बाहर निकाला जा सके और इन्हीं नालियों में बैठ करके क्यारियों से खरपतवार इत्यादि को बाहर निकालने में सुविधा रहती है। क्यारी की लगभग 8 सेंटीमीटर ऊपरी सतह पर गोबर की सड़ी खाद या पत्तियों की सड़ी हुई खाद को मिलाते हैं। खाद मिलाने के बाद इन क्यारियों को समतल कर लिया जाता है। बीजों को बोने से पहले कैप्टान या थायराम से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर के बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। बीज को क्यारियों में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में 1 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। बीज को बोने के बाद सड़ी गोबर की खाद और मिट्टी का मिश्रण जो 1:1 के अनुपात में हो से इसको ढक देते हैं। इसके बाद क्यारियों को फिर सूखी घास की हल्की सी परत से ढक दिया जाता है ताकि बीजों के जमाव के लिए सही तापमान और नमी भूमि के अंदर बनी रहे। बीज बोने के बाद से उनके जमाव तक नियमित रूप से हजारे से पानी देते रहना चाहिए। जब पौधों का जमाव हो जाता है तो जो सूखी घास हम ऊपर बिछाए हैं उसको हटा दिया जाता है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार क्यारियों के मध्य बनी नाली से सिंचाई करते रहना चाहिए। पौधों के साथ खरपतवार निकलते हैं, इन खरपतवारों को भी हमेशा निकालते रहना चाहिए। पौधशाला में बीज बोने के 4 से 6 सप्ताह में बीज रुपाई के लिए पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर इनको यहाँ से निकाल करके तैयार की गई खेत में रुपाई कर देते हैं। पौध की रुपाई करने के लिए खेत को ठीक प्रकार से तैयार करते हैं और उसमें आवश्यकता अनुसार लंबाई चौड़ाई की क्यारियां बना ली जाती हैं। जब पौधे के अंदर 2 से 3 पत्ती हो जाती है तो उसको नर्सरी से उखाड़ करके मुख्य खेत में लगा दिया जाता है। सामान्यतः 4 से 6 सप्ताह में नर्सरी में पौधा तैयार हो जाता है जिसको हम खेत में लगा सकते हैं। पौधे की रोपाई सामान्यतः सायंकाल करनी चाहिए और रोपाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। पात गोभी की अगेती और पछेती किस्मों की रुपाई करने के लिए जो दूरियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अगेती प्रजाति की फसल 45 × 45 यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर रख कर के रुपाई करते हैं। पछेती फसलों में यह दूरी 60 × 45 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी
पछेती फसलों में 45 सेंटीमीटर रख करके रुपाई करते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि केवल स्वस्थ तथा जड़ वाले पौध की ही रुपाई करनी चाहिए। कमज़ोर और रोगग्रस्त जो पौध होती है उसको निकाल करके फेंक देना चाहिए। इनका रुपाई में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पात गोभी में की फसल में खाद और उर्वरक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इससे पैदावार मारी जाती है। पात गोभी की फसल भूमि से काफ़ी मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। अगर 250 क्विंटल उपज देने वाली जो फसल है वह 1 हेक्टेयर भूमि से कम 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 110 किलोग्राम पोटास का ग्रहण करती है। इसलिए पात गोभी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत ही आवश्यक होता है। खेत की तैयारी के समय ही, जब खेत तैयार कर रहे होते हैं, रोपाई से 3 से 4 सप्ताह पहले 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिट्टी में डालकर उसको ठीक प्रकार से मिला देते हैं। उर्वरकों का प्रयोग हमेशा मिट्टी की जांच के अनुसार ही करना चाहिए। अगर किसी कारणवश मिट्टी की जांच नहीं कराई जा सके तो पात गोभी की फसल में सामान्यतः 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। हमेशा देखते हैं, अच्छा तो यह रहता है कि जिस कतार में पौधों की रुपाई करनी हो उससे 5 से 10 सेंटीमीटर बगल में पूर्ण में उर्वरक को देना चाहिए, ताकि पौधों की जड़ें उनको अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकें और उर्वरकों के पोषक तत्वों का बहुत कम भाग व्यर्थ जाए। नाइट्रोजन की जो शेष आधी मात्रा होती है उसको रुपाई के 5 से 6 सप्ताह बाद कतारों के बीच में बिखेर करके ट्रॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। आधी नाइट्रोजन, पूरी पोटास और पूरी फास्फोरस या रुपाई के समय से पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। सिंचाई एवं जल निकास पात गोभी की फसल में उसके उचित विकास के लिए नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। भूमि में सदैव नमी बनी रहनी चाहिए। अतः फसल की उचित समय पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। फूल बनने पर हल्की सिंचाई करनी चाहिए और खेत में पानी हर जगह समान रूप से लगना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में अधिक पानी देना भी हानिकारक होता है। जितना कि ज़रूरत के समय कम पानी देना नुकसानदायक है। यदि खेत में पानी अधिक लग जाए तो उसको खेत से बाहर निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि खेत में किसी कारणवश लंबे समय तक सिंचाई न की जा सकी हो और फिर एकदम से भारी सिंचाई कर दी जाए तो फूल का हेड जो होता है वो फट जाता है। जब फसल परिपक्व अवस्था में हो उस समय सिंचाई को बंद कर देना चाहिए, अन्यथा सिंचाई देने के 24 घंटे के अंदर ही अधिकतर फूल फट जाते हैं और हमको बाज़ार में उनका उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता और किसान को बहुत ही हानि उठानी पड़ती है। पात गोभी की फसल में खरपतवारों का भी बहुत प्रकोप होता है। बहुत से खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों और नमी के लिए, प्रकाश के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके कारण पौधों का विकास, उनकी वृद्धि और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परीक्षणों से ऐसा पता चला है
कि खरपतवारों द्वारा पात गोभी की उपज में लगभग 30% की कमी आ जाती है। इसलिए खरपतवारों की रोकथाम का प्रबंध ठीक प्रकार से करना चाहिए। सिंचाई के बाद जब भूमि निकाई गुड़ाई के योग्य हो जाए तो निकाई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। पात गोभी की फसल में 2 से 3 निकाई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। रोपाई के 5 से 6 सप्ताह बाद निकाई गुड़ाई करते समय पौधे के तने के चारों तरफ मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। निकाई गुड़ाई करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौधों को किसी भी प्रकार की चोट, इंजरी न पहुंचे। गुड़ाई हमेशा उथली करना चाहिए ताकि पात गोभी की जड़ों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, क्योंकि पात गोभी की जो जड़ें होती हैं वो उथली होती हैं। ये उथली जड़ वाली फसल है। इसके अलावा खरपतवार की रोकथाम के लिए खरपतवारनाशी दवाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें वेशालिन का 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल करके पात गोभी की फसल की रोपाई से पहले खेत में छिड़क करके उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। इस दवा के प्रयोग से 1 वर्षीय जितने खरपतवार हैं ये नहीं उग पाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पात गोभी की फसल में अनेक प्रकार के रोग और कीट लगते हैं। ये सारे कीट और रोग वही हैं जो फूल गोभी की फसल में लगते हैं। उनका नियंत्रण और रोकथाम ये सब फूल गोभी की फसल के समान ही होते हैं। कटाई, पात गोभी के फूलों की कटाई का समय वह होता है जब यह अपने पूरे आकार के और ठोस हो जाएं, परंतु अंदर से उनका गुदा मुलायम हो। पात गोभी की कटाई में देरी करने पर फूल फट जाते हैं या फिर ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे फूलों की सब्जी अच्छी नहीं बनती है और उसका बाजार में मूल्य भी ठीक प्राप्त नहीं होता है। अतः कटाई समय से करना चाहिए। अगेती किस्मों की रोपाई के 70 से 80 दिन बाद और पछेती किस्मों को 100 से 120 दिन बाद पछेती किस्में काटने के योग्य हो जाती हैं। कटाई हमेशा दराती या तेज चाकू से करते हैं। ऐसा करने से उनको कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जो पत्तियां नीचे वाली होती हैं उसमें रहने देना चाहिए ताकि उनको कुछ समय तक सुरक्षित रखा जा सके। किस्मों को पढ़ाते समय मैंने बताया था पात गोभी की जो उपज होती है वो अगेती किस्मों में 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर और पछेती किस्मों में 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। फूल गोभी की सब्जी का जो भंडारण है ये जाड़े के मौसम में 3 से 4 दिन तक खुले छायादार स्थानों पर रखा जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है। पात गोभी के ठोस झुर्रीदार रहित और भली भांति परिपक्व फूलों को की जो भंडारण क्षमता होती है वो अधिक होती है। इन्हें शीत भंडार गृह में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 से 95% अपेक्षित आर्द्रता पर काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये पात गोभी की खेती समाप्त होती है। गोभी वर्गीय फसलों में क्योंकि आपका सिलेबस कम कर दिया गया है तो ये 2 ही फसलें पढ़नी हैं, पात गोभी और फूल गोभी। गांठ गोभी को इस बार सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
फिर कल हम बल्ब फसलों के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना है।